आज के लेक्चर में हम लोग का 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का लेक्चर है हमारा, जिसमें कि हम लोग इसके पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ चुके थे। 3 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वगैरह क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे 3 डायमेंशन में एक सरफेस है जिसको हम लोग प्लेन कहते हैं। जैसे ये बोर्ड है तुम्हारा, ये भी एक प्लेन है तुम्हारा। जो जिस पेपर पर लिख रहे हो तुम अपने कॉपी में, जो पेपर है वह भी क्या है, एक प्लेन है। दीवार जो खड़ा है यहाँ वो भी एक प्लेन है, छत भी एक प्लेन है। तो ये सब जो तुम्हारा हो गया, ये सब प्लेन का एग्जाम्पल हो गया। जो जमीन है हमारा, इट इज ऑल्सो ए प्लेन। तो जिसमें कि जिसको कि हम लोग दो मतलब कि तुम्हारा हो जाए, जिसको कि जो तुम्हारा कहते हैं एक सरफेस, तुम्हारा जो सरफेस जिसको हम लोग सिंपली कहते हैं वह क्या कहलाएगा, एक प्लेन हो गया। तो प्लेन का आज हम लोग देखेंगे 3 डायमेंशन में प्लेन को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स है इसके इक्वेशन के। इसके इक्वेशन जैसे एक फॉर्म है तुमको, जैसे कि नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। पहला नॉर्मल फॉर्म। तो ये नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin is d and the unit vector along the normal is n cap। तो इसका मतलब कुछ इस ढंग से हुआ। इसका इक्वेशन चाहिए एक प्लेन का, जिसमें कि अगर फिगर से बनाए, चलिए उसको इंग्लिश या को हटाइए। इसका देखिए, ये क्या तुमको एक प्लेन है, इस पर एक पॉइंट दिया और यहाँ ऑरिजिन है। इससे जो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, दैट इज OL कह सकते हैं, ये D के बराबर है। ये इसका लेंथ क्या है, D है। और ये जो नॉर्मल है OL, यूनिट वेक्टर अलोंग OL, यूनिट वेक्टर अलोंग OL इक्वल्स टू n कैप। इसको n कैप है इसके अलोंग यूनिट वेक्टर। तो इसका इक्वेशन इस प्लेन का क्या होगा। इस प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग इस प्लेन पर एक पॉइंट कोई भी P ले लेते हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर R है। एक पॉइंट P लिया गया जिसका कि पोजीशन वेक्टर तुम्हारा क्या हो गया, R हो गया। तो इसको ओरिजिन यहां है, तो ओरिजिन से इसको मिला देंगे तो ये R वेक्टर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, इट इज R वेक्टर हो गया। ये पोजीशन वेक्टर इसका R है, तो इट इज R वेक्टर। तो R वेक्टर का प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन ऑफ, इसको कह सकते हैं द प्रोजेक्शन ऑफ R वेक्टर along n कैप, जो कि नॉर्मल के अलोंग है, प्लेन के नॉर्मल है, इज D। इसके ये किसके बराबर है, ये D के बराबर होगा। ये जो R कैप का n कैप के अलोंग जो परपेंडिकुलर है वो D मतलब कि OL के बराबर है, दैट इज इक्वल टू D के इक्वल है। तो इसको जो कि प्रोजेक्शन हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं कि जिस डायरेक्शन को प्रोजेक्शन निकालना है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट अगर यूनिट वेक्टर के अलोंग कर देंगे तो ये उसके अलोंग प्रोजेक्शन देगा, दैट्स इक्वल्स टू D हो गया तुमको। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, इट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, जहां पर कि एन डी क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर ऐसा भी बोल देते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन। और एन कैप क्या हो गया तुम्हारा, एन कैप हो गया तुम्हारा यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी प्लेन, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी प्लेन। ये तुम्हारा हो गया इसका। अब जाहिर है कि इसका फॉर्म क्या होगा, इसका कार्टेशियन फॉर्म में आए। तो कार्टेशियन फॉर्म जब इसको बनाएंगे, कार्टेशियन फॉर्म में इसको जब कन्वर्ट करेंगे, तो नॉर्मल हैज डायरेक्शन कोसाइन, नॉर्मल हैज डायरेक्शन कोसाइन इसमें देना पड़ता है, डायरेक्शन कोसाइन
इक्वल्स टू एल कॉमा एन, एल एन होगा, ये तुमको इसका हो गया। और जहां तक कि आर कैप को, और ये तुमको पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा, डी ही हो गया। तो आर को हम लोग क्या मानेंगे, तुमको आर को लेंगे एक्स वाई जेड लेंगे। तो आर वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर को हम लोग आर पॉइंट जो लिए, यहाँ पी पॉइंट लिए, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा तुम्हारा, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा, पी को लिख सकते हैं हम लोग एक्स वाई जेड, इसको लिखते हैं, पी का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई जेड एज्यूम करेंगे। तो ओपी जो तुम्हारा हो गया, ओपी वेक्टर जिसको आर वेक्टर करें, तो आर वेक्टर हो गया मेरा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और जहां तक कि ये आर वेक्टर हो गया, और एन कैप हो गया हमारा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो यहां पर डाल देते हैं आर डॉट एन कैप कर देते हैं। तो आर डॉट एन कैप करेंगे इज इक्वल टू डी। तो ये हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसको डॉट कर देंगे हम लोग किसके साथ, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, दैट्स इक्वल टू डी। तब इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी। ये डॉट प्रोडक्ट करके तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, इसका ये निकल गया तुम्हारा, ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म हो गया। तो ये दो फॉर्म हो गया, दो आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, ये ओरिजिन से डाला गया पर्टिकुलर का लेंथ डी है, या तुमको यहां पर क्या हो गया, उसका अगर डायरेक्शन कोसाइन तुम्हारा जो है नॉर्मल का हो गया, जो कि नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन हो गया तुमको एल एम एन, तो इसका प्लेन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी हो गया। तो यही हो गया तुम्हारा। अब इक्वेशन क्वेश्चन दिया हुआ होगा सर, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन तुमको इसका दिया होगा कितना, 11 पॉइंट 13 पॉइंट है, 11.13 13। तो 11.13, तो 11.13 में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तुम्हारा, प्लेन का इक्वेशन निकालना है, और दिया हुआ है ओरिजिन से उसका क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसका डायरेक्शन कोसाइन की डिस्टेंस दिया हुआ 6/29। अच्छा, तो और क्या उसका कितना 2i 4k। तो ये तुमको एक नॉर्मल का इक्वेशन दे दिया है, तुमको नॉर्मल का तुमको दिया हुआ है। अब लिख लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.13, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.13। इसमें एक नॉर्मल दिया हुआ है, इसका एन वेक्टर दे दिया, एन कैप नहीं दिया हुआ, दैट्स इक्वल टू कितना लिखे हैं, 2i माइनस 3j प्लस 4k। ये तुमको ओरिजिन से डाला गया, ये परपेंडिकुलर होगा, ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर का अलॉन्ग ये नॉर्मल का, लेकिन नॉर्मल का ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये एन कैप नहीं है। तो इसको पहले क्या बना लेते हैं हम लोग, एन कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i माइनस 3j है ना प्लस 4k, अब बाय क्या हो गया, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू कितना हो गया, 4 प्लस 9 13 प्लस 16 29। तो ये होगा तुम्हारा 2i माइनस 3j प्लस बाय 20 रूट अंडर 29। ये तुमको जहां तक वेक्टर फॉर्म चाहिए इसको इक्वेशन, तो वेक्टर फॉर्म चाहिए तो आर वेक्टर डॉट एन कैप और इक्वल्स टू डी, तुम्हारे क्वेश्चन में शायद दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। एन कैप का मान आ गया तुम्हारा, एन कैप आ गया हमारा 2i माइनस 3j प्लस 4k बाय रूट अंडर 29। डिस्टेंस कितना बोला डी, देखो क्वेश्चन में 6 बाय रूट 29। ये रूट 29 रूट 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ गया, आर डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल्स टू 6। ये 6 है ना,
क्या यही आंसर होगा? आगे आंसर दूसरा क्या करना था, इसमें और कोई पार्ट है? इसका कार्टेशियन फॉर्म भी चाहिए। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए आर को, कार्टेशियन फॉर्म के लिए आर को क्या लिख देना है हमको? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। कार्टेशियन फॉर्म के लिए आर वेक्टर को यहां पे लिख दीजिए सिंपली एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा ये। तो इसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट क्या होगा तुम्हारा? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू 6। तो कार्टेशियन फॉर्म में i डॉट आई होगा 2 हो गया माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 6। ये तुम्हारा हो गया। तो ये देखो ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d, ऐसा करके इक्वेशन होता है कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये तुम्हारा पहला इक्वेशन क्वेश्चन तुम्हारा आ गया। ये दो ही पार्ट था ना। चलो तो ये तुम्हारा 13 था ये। अब कितना नंबर होगा? 14 में क्या है दिया हुआ? प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। और क्या करना है इसमें? एन कैप निकालना है। एन कैप ही निकालना है इसको। तो इसमें एन कैप का वैल्यू क्या होगा? इक्वेशन दे दिया गया तो एन कैप उससे हमको फाइंड आउट कर लेना है। तो एन कैप का वैल्यू पता कर लेना है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल होगा ये 11.14। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.14। प्लेन का इक्वेशन बोलो। और वेक्टर डॉट 6i प्लस 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये जो तुम्हारा है, तो इसमें जो है कि तुमको प्लेन का इक्वेशन है, इसका नॉर्मल जो होता है तुमको आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, ऐसा होता है फॉर्म। तो ये जो तुम्हारा हो गया, तो यहां पर होगा आर डॉट, यहां पे लिख दें अगर हमारा आ रहा है 6i है ना, 6i माइनस 3j प्लस 2k इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस 2k इक्वल्स टू -1 लिख सकते हैं। लेकिन ये डिस्टेंस तो निगेटिव नहीं होता, इस माइनस को हमको इधर एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें ये माइनस को इधर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इस साइड एडजस्ट हो जाता, क्या हो जाएगा? आर डॉट ये तुम्हारा माइनस 6i हो जाएगा प्लस 3j हो जाएगा और ये प्लस 2k हो जाएगा, है ना। दैट्स इक्वल्स टू 1। तो अब जो तुम्हारा हो जाएगा इसका जहां तक यूनिट वेक्टर, इसको अब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये एन वेक्टर बन गया तुम्हारा। एन वेक्टर क्या आ गया तुम्हारा? माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है? एन कैप बराबर एन वेक्टर बटे मॉडुलस एन। तो माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k बाय रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k बाय 7, यही हो गया यूनिट वेक्टर का नॉर्मल। यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू एन कैप हो गया ये यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। क्या यही है क्वेश्चन? चलिए, तो और क्या इसमें एक ही पार्ट था। अगला क्वेश्चन तीसरा, मतलब कि ये 14 था, ये 15 होगा कि 11.15 क्या है उसमें दिया हुआ? प्लेन का इक्वेशन, एक प्लेन का क्या चाहिए इसका? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन क्या होगा? तो वही डी जो तुम्हारा था पीछे की ओर, उसका इक्वेशन को ठीक करके कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म है। क्या पढ़िए इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म हो ना। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, इसका चाहिए हमको डिस्टेंस चाहिए हमको।
तो इसका जो है तुमको मतलब इसका जो इक्वेशन होता है कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होता है Lx प्लस एम वाई। नॉर्मल फॉर्म में अगर हम लोग इक्वेशन लिखना चाहेंगे प्लेन का, तो नॉर्मल फॉर्म होता था Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। अगर ये Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड के रूप में रहेगा तो उधर जो राइट साइड में होगा वो क्या दे देगा हमको, परपेंडिकुलर दे देगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.15 प्लेन का इक्वेशन तुम्हारा क्या है, प्लेन का इक्वेशन जैसे कि देखो इस फॉर्म में हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, दैट्स इक्वल्स टू डी, ऐसा हो जाएगा। तो क्या है अब इसका बोलो, 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको इक्वल टू 6 तो इधर कर देते हैं, और इसको 2x क्या होगा तुमको, माइनस 3y है ना, और प्लस 4z इक्वल्स टू 6 हो गया। अब इसको जहां तक ये तुम वहां जहां तक ये ए बी सी है तुमको, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, जो कि तुम्हारा होता है ए बी सी तुम्हारा होगा। ये तुम्हारा जो स्टार्टिंग वाला है ए बी सी यही हो गया तुम्हारा। जैसे क्या होगा तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो क्या होगा तुमको, पहले है तुमको जैसे कि दिया हुआ आई के आगे में जितना है वो पहला ए बी सी जैसे डायरेक्शन रेशियो होता है ना हमारा, तो ए क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर 2, उसके बाद क्या है बी की जगह पर 2x है ना, 3 है 3 जे ना 3y, तो 2, 3, माइनस 4z है ना, 2, 3, 4 दोनों प्लस है तीनों, 3 माइनस में था वही ना, 2 माइनस 3 और 4, 2 माइनस 3 और 4, ये क्या होगा तुम्हारा, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। और तुमको इसको डायरेक्शन कोसाइन जब बनाएंगे तो क्या करना होगा हमको, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू 2 बाय, इसको क्या करना होगा हमको 2 बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 है ना, 6 है 4 है, 2, 3, 4 प्लस 4 का स्क्वायर कॉमा माइनस 3 बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुमको 4 बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इतना से मतलब डिवाइड करना होगा हमको, तो ये डायरेक्शन रेशियो बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली यहीं पर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा डिवाइडिंग बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू रूट अंडर 4 प्लस 9 30, रूट अंडर 29 से डिवाइड करिए। तो रूट अंडर 29 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा आर, अरे हमारा हो जाएगा इक्वेशन यहाँ पर 2x 2 बाय रूट 29 माइनस 3y बाय रूट 29 3 बाय रूट 20 प्लस 4z बाय रूट 29 इक्वल्स टू 6 बाय रूट 29। तो ये हो गया क्या चीज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ये तुम्हारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन इज इक्वल टू 6 बाय रूट 29। यही हो गया तुम्हारा आंसर। चलिए अगला फॉर्म क्या है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है। हाँ क्या इक्वेशन है, सिर्फ अभी तो पढ़िए, फिर वही दे दिया है, इसमें क्या निकालना है, उसके बाद मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, नीचे जो क्या है तुमको, जो कि परपेंडिकुलर जब डालेंगे तो वो जो नीचे में जो एल पॉइंट जो लिखे थे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 होगा, ये 16 नंबर होगा। तो ये तुम्हारा डाटा तो वही दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन सेम है, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे तो एल का फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा।
तो ये जो प्लेन है तुम्हारा दिया हुआ है इक्वेशन, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो ये तुम्हारा हो गया, यहाँ से ऑरिजिन से इसमें डाल दिया गया है एल, यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया ये, जिसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा कुछ मान लिए, और ये हो गया 0 0 0। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा तुम्हारा, ये जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा तुम्हारा, इसका जो कि डायरेक्शन रेशियो हमको निकलने वाला है, और ये जो डिस्टेंस हमारा है, डायरेक्शन रेशियो तो हमारा निकल जाएगा अल्फा माइनस 0 बीटा माइनस 0, इस जो तुमको हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा है वो भी गिवन है। तो डिस्टेंस जैसे कि तुमको निकालना हो तो हमारा इक्वेशन है इसका 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 6 है। तो ये तुम्हारा जो कि ABC इसका हो गया, तुम्हारा इसका रेशियो हो गया अल्फा माइनस 0 बाई 2 इक्वल्स टू बीटा माइनस 0 बाय माइनस 3 इक्वल्स टू गामा माइनस 0 बाय 4, ये तुम्हारा हो गया। तो ये अल्फा बीटा गामा का ये रेशियो निकल जाएगा हमारा अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू बीटा बाय माइनस 3 इक्वल्स टू गामा बाय 4, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये जो डिस्टेंस है हमारा अल्फा बीटा गामा का, यहाँ से ऑरिजिन इसका डिस्टेंस हम लोग का कितना था 6 बाई रूट 29, इसका डिस्टेंस ये होना चाहिए रूट अंडर मतलब ओ एल इक्वल्स टू हमको पता है 6 बाई रूट 29, रूट 29 इसको जब इस फॉर्म में डिवाइड करेंगे हम लोग तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन आ जाएगा हमको 2x 2 बाई रूट 29 रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4z बाई रूट अंडर 29 इक्वल्स टू 6 बाई रूट 29। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 6 बाई रूट 29। तो ये तुम्हारा हमारा जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए ओ एल का जो डिस्टेंस हमारा है तो वो रूट 29, तो ओ एल इक्वल्स टू रूट अंडर 29, 6 बाई रूट 29 है हमारा। ओ एल कितना है हमारा 6 बाई रूट 29। तो इससे हमको अल्फा का वैल्यू हो गया, अल्फा का वैल्यू है हमारा 2k, यहाँ पर k का वैल्यू निकाल लेंगे, इससे हमको अल्फा बाय 2 है इज इक्वल टू बीटा बाय माइनस 3 इक्वल टू गामा बाय 4, दैट्स इक्वल टू कितना मान लेते हैं हम लोग, अगर k एज्यूम करते हैं तो k एज्यूम करते हैं अल्फा का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे से डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा रूट अंडर अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस गामा माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बाय रूट 29, और अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 2k, या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो 2k का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर, ये 36 बाय कितना हो गया तुमको 29, ये रूट दोनों साइड से क्या हो गया समाप्त हो गया। तो 2k का होल स्क्वायर दैट इज 4k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर और प्लस 16 29k स्क्वायर हो गया, 29k स्क्वायर इक्वल टू 6 बाय 29, k इक्वल टू रूट 6 बाय 29, k इक्वल टू क्या होगा रूट 6 बाय 29। तो जहां तक था अल्फा इस इक्वल टू इसको k जूम किए हैं, तो अल्फा का वैल्यू हमारा क्या हो गया इज इक्वल टू k है, तुमको अल्फा का वैल्यू हमारा हो गया, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया हमारा, अल्फा इज इक्वल टू 2k है हमारा, और k का वैल्यू हमारा कितना आ गया रूट 6 बाय 29, रूट 6 बाय 29, कितना आंसर दिया हुआ है फुट ऑफ का आंसर 2 रूट 6 बाय 29 है 12 बाय 29, यहाँ रूट 6 का है आ गया, यहाँ पे k का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर रूट 6 कहाँ से आ गया, ये तो यहाँ 6 था, 6 का 36 हो जाता ना यहाँ पर, जब स्क्वायर किया तो यहाँ पर 6 का क्या लिखना चाहिए था हमको, 6 था ना यहाँ, हाँ 36 लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर गलत किए हैं, इसका रूट कितना हो जाएगा तब इसका 6 हो जाएगा ना, फिर 6 बाय यहाँ हो जाएगा, तो हाँ ठीक है अब हाँ हो गया तुम्हारा। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया 2k हो गया तुम्हारा, अल्फा इक्वल्स टू हमारा 2k आ गया आंसर। तो अल्फा इक्वल्स टू 2k, k का वैल्यू 2 इंटू 6 बाय 29, तो 12 बाय 29, तो बीटा इक्वल्स टू माइनस 3k, माइनस 3 इंटू 6 बाय 29, तो माइनस 18 बाय 29, तो गामा इक्वल्स टू क्या हो गया
बाई 24/29। तो इसमें क्या किया गया, इसको पहले क्या कर लिया गया, इसको जो है अल्फा बीटा गामा एज्यूम कर लिए, OL को अल्फा बीटा गामा जब एज्यूम कर लिए उसके परपेंडिकुलर को, तो अल्फा बीटा गामा तो अल्फा माइनस 0 ये डायरेक्शन रेशियो देगा, और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ये 2 3 4 भी है, 2 -3 और 4 है, तो उसका रेशियो ले लिए, उसको k के बराबर ले लिए, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ऑरिजिन से यहाँ तक का ये तुमको 6/√29 है, तो जब डिस्टेंस है तो उसके आधार पर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या कर दिया गया, कैलकुलेट कर लिया गया। ये तुम्हारा ये आ गया, डिस्टेंस आ गया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन को, जो है तुम्हारा ये नॉर्मल फॉर्म में 4 एग्जांपल दिए हुए थे। अब तुमको है इसका दूसरा फॉर्म में, जबकि तुमको इक्वेशन ऑफ प्लेन हमको फाइंड आउट करना है। पहला तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म में देख लिए, दूसरा है जबकि तुमको एक प्लेन में का इक्वेशन हमें पता करना है, जब उसका दिया हुआ है एक पॉइंट जिससे प्लेन पास करता है वो गिवन है, और उस पॉइंट का पर एक नॉर्मल जो तुम्हारा है उसका डायरेक्शन वो वेक्टर दिया हुआ है, जो एक नॉर्मल को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होगा वो हमें प्रोवाइडेड होगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, दूसरा फॉर्म में इक्वेशन एक प्लेन का था, जो नॉर्मल फॉर्म में हो गया क्या जी, जबकि ऑरिजिन से परपेंडिकुलर दिया हुआ है d, और उसका जो यूनिट वेक्टर है वो n कैप होगा। तो अब जो है तुम्हारा दूसरा दिया हुआ है तुम्हें सेकेंड नंबर में इक्वेशन ऑफ प्लेन, जिसका कि हमको क्या पता होगा, इस प्लेन का हमको ऑरिजिन एक पॉइंट से पास करता है, प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए वेक्टर, ए इसका पोजीशन वेक्टर ए, एंड एन वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। ये दो इंफॉर्मेशन है, एक नॉर्मल टू द प्लेन दिया हुआ और एक पॉइंट से पास करता है उसका पोजीशन वेक्टर। इसका इक्वेशन क्या होगा, उसमें भी दो इंफॉर्मेशन था, नॉर्मल का जो है तुमको प्लेन के जो ऑरिजिन से परपेंडिकुलर का डिस्टेंस दिया हुआ था, और जो परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ, डायरेक्शन कोसाइन गिवन था। डायरेक्शन रेशियो भी देगा तो डायरेक्शन कोसाइन बना सकते हैं। तो चलिए, तो यहां पर है एक प्लेन का फिगर बनाइए, एक प्लेन है, ये तुमको ए पॉइंट से पास करता है, ये ए पॉइंट से पास करता है, ये गिवन है, इस प्लेन पर होगा पॉइंट, और एक पी पॉइंट जो कि इस पर हम लोग एज्यूम कर लिए, तो ये जो वेक्टर ए पी वेक्टर हो गया, और इस पर एक परपेंडिकुलर है, दैट इज एन वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। ये यूनिट वेक्टर नहीं है बट एन वेक्टर है जो कि इस पर परपेंडिकुलर है। तो यह जो परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन में किसी भी वेक्टर पर यह परपेंडिकुलर होगा। तो दूसरे शब्द में ये कहेंगे एपी वेक्टर, तो इस प्लेन में है एक वेक्टर, इस पर भी एन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन के हर एक लाइन पर, हर एक वेक्टर पर यह परपेंडिकुलर होगा, एन वेक्टर। तो ये एपी पर भी परपेंडिकुलर होगा, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या होगा, एन वेक्टर। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसको डॉट कर देंगे अब एन वेक्टर के साथ। तो जब डॉट पर दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। तो यही हो गया तुम्हारा इक्वेशन हो गया प्लेन का, यही इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल गया तुम्हारा कि एक वेक्टर एपी इसके प्लेन में था, यह उस पर परपेंडिकुलर होगा तो इससे डॉट प्रोडक्ट कर दिया गया था। काफी इजीली हमें इक्वेशन आ गया। कार्टेशियन फॉर्म पे आते हैं अब इसका। कार्टेशियन फॉर्म में आएंगे, कार्टेशियन फॉर्म में आर वेक्टर को तो हम लोग लिख सकते हैं, आर वेक्टर को हम लोग एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख सकते हैं। एक जो वेक्टर था तुम्हारा, ए जो वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं x1 y1 z1, जिस पॉइंट से पास करता है उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। अगर जिस पॉइंट से पास करा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 y1 z1। और एन वेक्टर को हम लोग मान सकते हैं, एक लाइन जो है तुमको, इसको ए आई प्लस बी जे प्लस सी के ऐसा मान सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब इसका इक्वेशन का क्या फॉर्म हो जाएगा, ये तुम्हारा जैसे कि इसमें ये जो प्लेन हो गया, इसमें जैसे अगर इसको फिगर भी बनाना चाहो तो इसमें दे सकते हो इस प्लेन का। इसमें एक पॉइंट ए हो गया जिसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और z1। इसमें एक p एज्यूम किए हम लोग, x y z एज्यूम किए, और नॉर्मल हो गया तुम्हारा ABC, इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया नॉर्मल का।
तो इसका जो अब यहां पे पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, r माइनस ए है, तो r का जगह x आई r माइनस ए डॉट, पहले उसको लिख लेते हैं, r माइनस ए वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0, इसी बैठाना है। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स आई प्लस वाई जे, तो हम इसको जो है इन सबों का वैल्यू पुट करने के बजाय हम सीधा रिजल्ट लिख दे रहे हैं, a इंटू क्या हो जाएगा x माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0, यही होगा तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया। इसका वैल्यू पुट करोगे तुम्हारा आराम से इसको निकाल सकते हो, तो ये तुम्हारा हो गया कार्टेशियन फॉर्म में इसका इक्वेशन हो गया। तो नॉर्मल फॉर्म में तुम्हारा ये जो तुम्हारा था एक पॉइंट से पास का आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, या कार्टेशियन फॉर्म में हो गया तुम्हारा इक्वेशन ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। जहां पर ध्यान रहेगा हमेशा इस फॉर्म में दिया हुआ है ए बी सी इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, याद रहे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन, डायरेक्शन नॉर्मल टू दी प्लेन होता है ए बी सी, जो ए बी सी एक्स वाई जेड के आगे जो कोएफिशिएंट होगा वो नॉर्मल टू दी प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ये तुम्हारा दूसरा फॉर्म में इक्वेशन हो गया। इसको हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीईआरटी बुक में जो तुम्हारा दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है तुमको दिया हुआ, उसको देख लेते हैं। तो 11.16 होगा शायद 17, क्वेश्चन क्या है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है, फॉर्म में निकालना है, तो दिया होगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा ना, या वेक्टर, वेक्टर कोऑर्डिनेट के रूप में क्या है, पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और एक नॉर्मल का अथी देगा डायरेक्शन रेशियो, तो निकल जाएगा इसका। तो हमको निकालना है 11.17 है ये कि 17 नंबर है ये। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 11.17। एग्जाम्पल 11.17, और ये तुम्हारा दिया हुआ है, इसमें एक पॉइंट से पास करता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है दिया हुआ, 5 2 और -4, और जो कि डायरेक्शन रेशियो 2 3 और -1। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में जाएं तो वेक्टर फॉर्म में तो हमारा इक्वेशन होता था ए कैप जो हो जाएगा, ए वेक्टर इसमें जबकि हम बनाना चाहेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा इक्वेशन, जैसे प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे काफ़ी आसानी से, तुम जैसे इक्वेशन को याद नहीं हो तो इजीली हमको यहाँ पर लिख सकते हैं, ए है इसका ए के वेक्टर, इसका P है R वेक्टर और N वेक्टर इस पर नॉर्मल होगा, तो हम लोग इजीली यहाँ पर ये AP परपेंडिकुलर टू AP वेक्टर परपेंडिकुलर टू N वेक्टर होगा, R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट N वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो अगर नहीं भी याद है तो हमको आसानी से इतना पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो R वेक्टर तो हमारा रहेगा ही, R वेक्टर में A वेक्टर अगर बनाना है तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें I J के लगा देंगे A में, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ 5 है तुमको तो 5i हो जाएगा, और ये क्या होगा तुम्हारा दूसरा 2j हो जाएगा, r वेक्टर माइनस क्या लिख दें 5i कैप प्लस 2j कैप और -4k कैप, तो r वेक्टर माइनस a वेक्टर हो गया। इसको किससे डॉट करना है अब हमको, n कैप से, तो n कैप में a b c जो दिया हुआ है उसमें i j के लगा दीजिए, तो आई जे के उसमें लगा के बोलो कितना हो गया, ए का कितना है 2i कैप हम प्लस 3j कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू 0। ये हो गया क्या तुम्हारा वेक्टर फॉर्म इक्वेशन हो गया, इक्वेशन मतलब तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन
वेक्टर फॉर्म। अब जहाँ तक कार्टेशियन फॉर्म में होता था, कार्टेशियन फॉर्म होता था a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। ये हो गया। ए का मतलब कितना हो गया तुम्हारा, ए बी सी कितना है बोलो, ए कितना हो गया यहाँ पर 2 है ना, ए यहाँ लिखा हुआ है, ये वो तो ए का कोऑर्डिनेट नहीं है, ए बी सी जो डायरेक्शन रेशियो जो होता है तुम्हारा लाइन का, हाँ 2 3 माइनस, तो ए का वैल्यू 2 हुआ नहीं यहाँ पर, ए और x माइनस कितना हो गया 0.5 था पहला, x माइनस 5, 2 इंटू एक्स माइनस 5, बी का क्या था y माइनस 2 है, और इसका फिर c का वैल्यू माइनस 1 इंटू जेड माइनस जेड प्लस 4 हो जाएगा ना, जेड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको ब्रैकेट को क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, 2x माइनस 10, 2x माइनस 10 प्लस 3y माइनस कितना हो गया 3y माइनस 6, और इधर हो गया माइनस जेड माइनस 4। तो जल्दी से इसको जोड़ दो, जो कि डिजिट है, तो कितना हो गया, आंसर भी मिलाओ, आंसर है देखो कितना 2x प्लस 3y, हाँ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इधर ये 10 है, इधर माइनस 10 है, माइनस 6 है, माइनस 10 और माइनस 6 है, ये माइनस 10 माइनस 6 कितना हो गया इक्वल टू 20। तो ये आ गया आंसर, तो यही हो गया तुम्हारा, तो इक्वेशन यही हो गया तुम्हारा। तो कार्टेशियन फॉर्म में और क्वेश्चन इसमें एग्जांपल नहीं है। तीसरा फॉर्म, थर्ड नंबर में दिया हुआ थर्ड फॉर्म, तो 2 फॉर्म में हम लोग ने अभी तक इक्वेशन पढ़ लिया। तीसरा फॉर्म में दिया हुआ है कि जब प्लेन का इक्वेशन हमें निकालना है, जब वह प्लेन 3 पॉइंट से पास करता है, जो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए, एक लाइन में नहीं होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो उसका पोजीशन वेक्टर आपको पता होगा ए बी सी, और उससे हमको क्या निकालना है, प्लेन का इक्वेशन निकालना है हमको। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। तीसरा नंबर, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए बी एंड सी। इसका पोजीशन वेक्टर ए बी सी है, इससे ये पास करता हो, तो उसका क्या होगा। तो ये जो प्लेन है तुम्हारा, इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए, जो कि ए पॉइंट, ए वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है, बी इसका भी, बी भी इसी में है, और एक सी होगा इसी में प्लेन में है कहीं पर, सी का पोजीशन सी वेक्टर, और एक पी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इसमें कि ये आर वेक्टर है। ये 4 पॉइंट का एक प्रकार से पोजीशन, ये 3 पॉइंट तो है ही, ये गिवन है ए बी सी, और ये इसका प्लेन का इक्वेशन चाहिए। तो हम लोग जो कि यहाँ पर देखें, ए बी और बी सी इस प्लेन में है, ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर या ए सी कोई भी लिखते हैं, आर इन प्लेन, ये प्लेन में है। या दूसरे शब्द में ए बी वेक्टर को दूसरे शब्द में कहते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड सी वेक्टर माइनस वी वेक्टर आर इन प्लेन, ये प्लेन में है। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन पर, ये दोनों का जो प्लेन होता है, जो ए क्रॉस बी, ए बी पे प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। तो बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी
इज नॉर्मल टू द प्लेन, इज नॉर्मल टू द प्लेन, ए क्रॉस बी उस पर परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये एन वेक्टर की तरह हो गया, ये नॉर्मल हो गया, दैट इज एन वेक्टर इक्वल्स टू बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी, ये नॉर्मल टू दी प्लेन, नॉर्मल टू दी, ये प्लेन हो जाएगा, ये नॉर्मल है, प्लेन के नॉर्मल होगा ये। अब है तुमको नॉर्मल टू दी प्लेन हो गया, अब है इसके बाद इसके नॉर्मल टू दी प्लेन हो गया ये तुम्हारा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी माइनस बी वेक्टर, ये इसके नॉर्मल हो गया। और जहां तक कि एपी वेक्टर होगा ये इस पर नॉर्मल होगा, एपी वेक्टर इस पर नॉर्मल, इसके एपी वेक्टर के साथ इसका जब एपी वेक्टर जो कि इस प्लेन में होगा, एनी वेक्टर एपी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, इसका परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर का क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट इन दोनों का क्रॉस करेंगे, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी इक्वल्स टू 0। इसमें देखो बिना ब्रैकेट भी दिए अगर यहाँ डॉट पहले कोई कर देता है तो ये स्केलर हो जाएगा, फिर क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको क्रॉस ही पहले करना होता है। बिना ब्रैकेट के भी ये पहले क्या करना होगा, क्रॉस ही करना होता है, तो बिना ब्रैकेट के भी ये सही है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया तुम्हारा यही। और अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो पॉइंट हो जाएगा हमारा ए का x1 y1 z1। तो ये जब वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया तो ये तुमको डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। इसका पॉइंट अगर हो गया ए का, तुमको जाहिर है कि जो कि x1 y1 z1 लिखेगा, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2 z2 और सी का x3 y3 z3 और पी को मान लेगा xy z। तो इसको जो ये तुम्हारा आ जाएगा तो ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन होगा ये डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हो। x माइनस x1 हो जाएगा तुमको, r माइनस है तुम्हारा y माइनस y1, z माइनस z1 और तुमको यहाँ पर हो जाएगा फिर x2 माइनस x1, यहाँ y2 माइनस y1, यहाँ z2 माइनस z1, यहाँ पर हो जाएगा x3 माइनस x2, y3 माइनस y2 और z3 माइनस z2 इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, जिसका कि 3 पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 उस प्लेन में है। तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट को लिखते, पहला वाला भी इसका को लिखाएगा, फिर दूसरा रो में इसका, तीसरा इस रो में इसको लिख दीजिए। और इस प्रकार से क्या हो गया तुम्हारा, ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा जा सकता है इसका इक्वेशन को। तो ये तुमको 3 पॉइंट जो कि प्लेन में होगा, 3 पॉइंट से पास करने वाला एक प्लेन का ये इक्वेशन हो गया। तो इसका जो तुम्हारा कहते हैं इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब कि तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट कार्टेशियन फॉर्म है, तो जैसे क्या क्या कोऑर्डिनेट है, और मतलब आई जे के में दिया हुआ है, आई जे के में तीनों दिया हुआ है वेक्टर के रूप में। तो क्या निकालना, कौन कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन चाहिए, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में उसको कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो वो आ जाएगा। तो उसको फॉर्मूला बैठा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है इसको बताना। तो इसको फॉर्मूला क्या कर लेगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेगा, उधर उसमें पुट करेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। अगला है तुमको, अगला थ्योरी है तुम्हारा क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथा नंबर। इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया कि जबकि कोई प्लेन जो है तुमको एक्स वाई जेड एक्सिस पर अगर ए बी सी इंटरसेप्ट करता है, चौथा नंबर इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ए प्लेन हैज इंटरसेप्ट a, b, c on x, y and z axis respectively, z axis respectively। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा x बाय ए प्लस y बाय बी
प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। ये जैसे कि तुम्हारा ए बी सी अगर काटेगा तो 3 पॉइंट तुमको हो जाएगा, जैसे कि इसका ये जो तुम्हारा इक्वेशन लिख दिए, तो यहां पर 3 पॉइंट जो तुम्हारा हो जाएगा ए 0 0 बी, जैसे कि इसको निकालने का तरीका ये होगा 0 बी 0, और तीसरा पॉइंट हो जाता है हमारा 0 0 सी। और इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग इस ढंग से, इसका ये जो इक्वेशन तो लिख दिए, और इसका जैसे कि अभी हम लोग फॉर्मूला बनाए थे x माइनस ए हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन जो कार्टेशियन फॉर्म में, ये तो तुम्हारा रिजल्ट ही लिख दिया, डायरेक्ट आंसर मतलब कर सकते हो। इसको इसे सॉल्व करना है तो हम लोग एक पॉइंट मानेंगे एक्स वाई जेड, पी को क्या मान लेंगे हम लोग एक्स वाई जेड। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन तुम्हारा 3 पॉइंट से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए वाई और यहां पर जेड। उसके बाद तुम्हारा हो गया 0 मतलब b माइनस ए है, तो b माइनस ए है तो दैट इज माइनस ए, फिर हो गया b और ये हो गया 0, और c माइनस तुम्हारा तीसरा में तुमको घटेगा तो 0 माइनस 0 दैट इज 0 हो गया, ये हो गया माइनस b और तीसरा हो गया c दैट्स इक्वल्स टू 0। इसको एक्सपेंड करेंगे तुम्हारा ये फॉर्म आ जाएगा। तो ये याद क्या रखना इक्वेशन को, इसको एक्सपेंड करके इस फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। ये अगर तुमको जैसे कि 2 डायमेंशन में पढ़ा होगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, ये 3 डायमेंशन में हो गया एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन हो गया तुम्हारा। इस पर ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल है, दो, तो ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है उसको डायरेक्ट पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, बी का वैल्यू कुछ दिया हुआ है 3 4, तो डायरेक्ट इक्वेशन आ गया आपका। तो अगला थ्योरी है तुमको कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। तो 5वां नंबर इसको कह सकते हैं, 5वां नंबर है तुमको इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of two planes a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0। इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाला इज क्या हो जाएगा तुमको, दिस प्लस के इंटू दिस, कोई एक ले लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस के इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। और k का जो वैल्यू होगा वो डिटरमाइन होगा तुमको, k का वैल्यू डिटरमाइन होगा तुमको, ये पहला प्लेन का इक्वेशन प्लस k इंटू दूसरा प्लेन का इक्वेशन, तो सबको पहले इक्वल टू 0 कर लेना है। और इसका ये दोनों का इंटरसेक्शन, अगर ये 0 होता है और ये भी 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। k का वैल्यू तो जैसे इस प्लेन के कंडीशन के मुताबिक क्या करना होगा, हमको k का वैल्यू निकालना होगा। ये कार्टेशियन फॉर्म में हुआ, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप जैसे कि वेक्टर फॉर्म में r डॉट कोई भी आपका r डॉट n कैप इज इक्वल टू d1 है, जैसे r डॉट n1 कैप इज इक्वल टू d1 है एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन है r डॉट n2 कैप इज इक्वल टू d2। अगर ये इस फॉर्म में है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, r डॉट n1 कैप माइनस d1 प्लस k या लेमडा कुछ भी r वेक्टर डॉट n2 कैप माइनस d2 इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा हो गया, इसका इक्वेशन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इसका इक्वेशन हो गया। अब है इसका अगला है तुमको, जैसे इसका क्वेश्चन है, बोलो क्वेश्चन पढ़ो, इसका क्या दिया हुआ, 2 प्लेन का इक्वेशन है कि इक्वेशन क्या क्या है, आर नहीं लिखोगे, आर डॉट ना, आर डॉट आई जो भी है, हाँ बोलो, प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ उसमें, और क्या होगा इक्वल टू
इक्वल टू 6, और फिर दूसरा में भी, तो नीचे भी सॉल्व किया हो तो वहां पे शायद हो सब में, देख लो तो वहां से पता चल जाएगा, तो बना दे रहे हैं। और तो उसका निकालना चाहिए कौन कौन फॉर्म में वेक्टर का इक्वेशन, जो आंसर लाना है कौन फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में। तो उसका जो है तुमको पॉइंट किससे पास करता है, 2 प्लेन के बाद तुमको एक पॉइंट दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.220। हम तो आर वेक्टर आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इजक्वल टू -6 इधर लिखते हैं, प्लस लेमडा या के इंटू आर 2i प्लस 3j प्लस -5 लिख दिए इक्वल्स टू 0। ये जो तुमको है किस पॉइंट से पास करता है, वो पॉइंट दिया हुआ तुम्हें, इट पासेस द प्लेन पासेस थ्रू बोलो पॉइंट, तीनों 1 1,1,1। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, एक r का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं i प्लस जे प्लस के, इट पासेस मतलब 1 1 1, दैट इज i प्लस जे प्लस के, इससे क्या करता है ये पास करता है। यहाँ पर r का वैल्यू i प्लस जे प्लस के हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो i प्लस जे प्लस के यहाँ पर r का वैल्यू रख देते हैं। तो ये क्या हो गया i प्लस जे प्लस के, और फिर डॉट है तुम्हारा, ये डॉट में i प्लस जे प्लस के ही है ना, i प्लस जे प्लस के ही है, दूसरा भी i प्लस जे प्लस के माइनस कितना है, ये दूसरा नहीं पहला वाला लिख रहे हैं, आर का वैल्यू लिखिए, ये i प्लस जे प्लस के, ये डॉट क्या है तुम्हारा, ये i प्लस जे प्लस के ही नहीं है, तो ठीक था, -6 प्लस के इंटू यहाँ पर फिर r का वैल्यू क्या लिखेंगे, i प्लस जे प्लस के, डॉट कितना है 2i प्लस 3j और -5 इक्वल्स टू 0। चलिए तो यहाँ पर डॉट कर देते हैं अब, तो i डॉट i तो 1 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया तीनों, और माइनस कितना है 6, -6 यहाँ तक का काम हो गया कंप्लीट, प्लस के इंटू क्या हो गया वहाँ पर 2 हो गया, 2i है उधर, इधर i है तो 2 हो गया, उधर 3j है ना प्लस 3, और j में प्लस ही 4 है सब, प्लस 4 -5 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर आइए 1 प्लस 1 3 -6 -3 प्लस के इंटू उधर कितना हो गया 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ +5 लिखे का, उधर माइनस था के, सब जगह +5 कर लेगा, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 2 प्लस 3 हो गया 5, 5 प्लस 4 दैट इज 9, 9 प्लस 5 14 के इंटू 14, उधर भी प्लस कर लेगा ऊपर, तो दैट्स इक्वल टू कितना होगा तुमको, के इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, ये हो गया था तुम्हारा -3 ना, 3 बाय के इक्वल टू 3 बाय 14। अभी के का वैल्यू कहाँ डाल देंगे हम लोग, इक्वेशन में डाल देंगे, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन चाहिए तुम्हें, तो के का वैल्यू वहां पे निकल गया हमारा, तो के का वैल्यू अब इसमें क्या कर देना हमको, आर में पुट कर देना, तो आर डॉट क्या है हमारा i प्लस जे प्लस के प्लस 3 बाय -6 भी है, -6 प्लस के इंटू के का वैल्यू रख देते हैं, कितना गया मेरा 3 बाय 14, और क्या होगा तुम्हारा i प्लस नहीं आई आर ना, आर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 5 था ना, इज इक्वल टू 0। तो अब देखो क्या करेगा, यहाँ पे ये जो 14 है 3 बाय 14 है, ये 14 को यहाँ मल्टीप्लाई, एलसीएम जमेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, और 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको देखो किस ढंग से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 14 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक जब मल्टीप्लाई में तो किसी एक में तो i डॉट आई जे के में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम लोग, तो r डॉट क्या होगा तुम्हारा 14i प्लस 14j प्लस 14
के हो गया, और -6 × 14 भी होगा, तो माइनस कितना हो गया ये 84, -84 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब तो 3 से r डॉट में मल्टीप्लाई नहीं करके उसके आगे में कर देंगे, तो 2i था तो दैट इज 6i हो गया, 3j था तो ये 9j हो गया, और 4k में 12k हो गया, ये +5 था तो +15 हो गया, ये इक्वल्स टू 0 हो गई। तो अब इसमें r डॉट इसमें कॉमन लेंगे, दोनों में r डॉट क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो गया, तो 14i जो कि तुम्हारा यहां नीचे ऊपर लिख देते हैं इसको, तो आंसर अब लिखना है यहां पर लिख देते हैं, r डॉट क्या हो जाएगा तुमको वो 14i, और उधर कितना जुट रहा है 6i जुट रहा है, तो 20i हो गया, और फिर क्या होगा तुम्हारा 14j है, 14 9 23k j, और क्या होगा तुम्हारा 14k प्लस 26k, चलो ठीक है। और अब बच गया था डिजिट में कितना है तुमको 84 -84 और +15 -69 या इक्वल्स टू 69, क्या यही आंसर है? तो ये तुम्हारा आंसर होगा। तो इसमें देखो किस ढंग से यहाँ पे सिंप्लीफाई करेगा वो भी सीखो। 14 से इधर देखो मल्टीप्लाई में किसी एक में मल्टीप्लाई कर दिया गया, जो डॉट में कर दिया गया, फिर आर उसमें क्या ले लिएगा कॉमन ले लिएगा दोनों में, इस प्रकार से आंसर को अरेंज करके लिखा गया है। तो ये तुम्हारा आ गया। एक ही क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में ही इसको ड्राइव करना है, कार्टेशियन फॉर्म ड्राइव करना काफी आसान था, आर के जगह एक्स आई वाई जेड के लिख देते तो आ जाता है आंसर। जो तुम्हारा था जैसे क्या आ जाता 20i था 20x हो जाता और 23y हो जाता, और कुछ जेड में था जो भी मिट गया तो वो आ जाता तुम्हारा। अब है तुमको ये इक्वेशन ऑफ प्लेन तो हो गया तुम्हारा। अब है चौथा कोलिनियरिटी ऑफ टू लाइंस, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, मतलब दो प्लेन, अगर कोई दो लाइन एक प्लेन में है नहीं या नहीं उसको पता करना। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस अगर तुमको दिया हुआ है जिसका इक्वेशन किस फॉर्म में लिख दें, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म दोनों फॉर्म में। इक्वेशन लाइन का क्या दिया हुआ है, r बराबर r b1, हाँ एक ऐसा फॉर्म में भी होगा, कार्टेशियन फॉर्म में भी होता है, तो दोनों फॉर्म में दिया हुआ है, एक फॉर्म में। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, टू लाइंस के कोप्लेनरिटी का में क्या होगा, तो दो लाइन जो कि जिसका इक्वेशन है r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्ब्डा b1 वेक्टर, और r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ये दो तुमको क्या है, दो लाइंस हैं, ये दीज आर टू लाइंस, और ये तुमको कोप्लेनर होंगे। अगर तुमको ये b1 और b2 अगर ये दोनों एक ही, देखो ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में अगर होंगे तो जाहिर है कि b1 वेक्टर भी इसी में होगा और b2 भी इसी में होगा। b1 b2 क्या होगा, इस प्लेन में होगा, तो b1 क्रॉस b2 इसके परपेंडिकुलर होगा। और ये जो पहला लाइन है ये पास कर रहा है a1 वेक्टर से, दूसरा पास कर रहा है a2 वेक्टर से, इसका पोजीशन वेक्टर। तो ये जो लाइन, ये जो वेक्टर होगा a2 माइनस a1, ये भी प्लेन में होगा, और b1 क्रॉस b2 जो होगा ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो b1 क्रॉस b2 is perpendicular to plane, and a2 minus a1 lies in the plane, तो इसका मतलब कि ये प्लेन में है और ये इसका परपेंडिकुलर है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, हमको 0 होना चाहिए। अगर इसका जो है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 या b2 क्रॉस b1 दोनों में कुछ भी लिख सकते हो, 0 होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दैट्स इक्वल टू 0। तो यह तुम्हारा कंडीशन हुआ कि अगर b1 क्रॉस b2 इस पर परपेंडिकुलर हो गया, ये b1 b2 तुमको इस प्लेन में है तो b1 क्रॉस b2 इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, और a2 माइनस a1 इसके प्लेन में है तो दोनों आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका एक कंडीशन हो गया तुम्हारा।
अगर तुमको a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0 होता तो ये दोनों लाइन कोप्लेनर होगा, कोप्लेनर होगा, दोनों लाइन एक ही प्लेन में होगा। और अगर जैसे कि कोप्लेनर का मतलब इस बोर्ड पर जैसे एक लाइन यहां जा रहा, एक लाइन ऐसे बोर्ड पे लिखे, एक दिए, एक दूसरा लाइन ऐसे दे दिए, तो ये दोनों अब एक प्लेन में नहीं है, ये बोर्ड पे नहीं जाएगा, ये तुमको ऐसे है जो प्लेन के बाहर होगा ये, तो ये तुम्हारा हो गया, ये प्लेन में नहीं कहलाएगा, ये दोनों एक प्लेन में नहीं, कोप्लेनर लाइन नहीं है। जो लाइन के दोनों एक कॉपी पर या बोर्ड पर खींचा जा सकता है दैट इज कोप्लेनर लाइंस होगा। तो ये हो गया तुम्हारा। अब कार्टेशियन फॉर्म इसका लिखना चाहेंगे तो इस कंडीशन का कार्टेशियन फॉर्म अगर हम लिखना चाहें, कार्टेशियन फॉर्म, तो इसमें दिया होगा x माइनस x1 बाय a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय c1, एक लाइन का इक्वेशन। दूसरा का हो जाएगा x माइनस x2 बाय a2 इक्वल्स टू y माइनस y2 बाय b2 इक्वल्स टू z माइनस z2 बाय c2। तो ये जो तुम्हारा है दोनों जो है तुमको इस कंडीशन को ही, इसको जैसे डॉट प्रोडक्ट में, इसको डॉट और क्रॉस है तुमको, तो ये किस में जाएगा, डिटरमिनेंट बनेगा। तो डिटरमिनेंट बनेगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट रो में जाएगा दोनों पॉइंट का x2 माइनस x1, a2 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। यहां हो गया a1 b1 c1 और यहाँ a2 b2 c2 इक्वल्स टू 0। ये तुमने डिटरमिनेंट 0 होगा तो ये कोप्लेनरिटी का होगा, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस का ये कंडीशन होगा। तो ये तुमको इसी के आधार पर लिखा जाता है। a2 माइनस a1 है तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। b1 का हो गया a1 b1 c1, अब b2 के लिए a2 b2 c2, उसको उसी फॉर्म में जो है वेक्टर फॉर्म में, उसको वेक्टर फॉर्म से हम लोग कन्वर्ट कर दिए। चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा इसका, क्या क्वेश्चन है, दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसका क्या प्रूव करना है कि कोप्लेनर है, तो टेस्ट करना है तो उसको फार्मूला पर, जैसे कि तुम्हारा क्या कहते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा फार्मूला पर लिख दे रहे हैं, डिटरमिनेंट को शायद सॉल्व कर देगा, अगर कार्टेशियन फॉर्म में होगा डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे, तो हिंट कर दे रहे हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कितना, 11.31 21, अच्छा। तो क्या इक्वेशन बोलो, x प्लस 3 बाय माइनस 3। तो ये तुमको जानो क्या करना है, इसको y2 माइनस y1 जो अभी फॉर्मूला बताए थे उसको उसी पर सेट कर दो, डिटरमिनेंट पे तुम्हारा क्या जाए, दोनों इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है ना, तो उसको फॉर्मूला बैठाओ, तो x2 माइनस x1 जो कि तुम्हारा उस पॉइंट का निकल जाएगा तुम्हारा। अगला थ्योरी क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन का इक्वेशन गिवन है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं अगर कार्टेशियन फॉर्म में ही, ये चलो वेक्टर फॉर्म पर लिखते हैं, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर या r वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू 0, और दूसरा है r वेक्टर माइनस a2 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। दो प्लेन हो गया, ये पहला प्लेन और ये दूसरा प्लेन। तो n1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, n1 इज नॉर्मल टू द प्लेन, इसमें n2 वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। तो अगर दो प्लेन के तो द एंगल बिटवीन n1 एंड n2, the angle between n1 and n2 is equal to the angle between the plane, angle between the plane। तो ये जैसे कि देखो क्या चीज है तुम्हारा, अगर दो प्लेन है, जैसे इस पर नॉर्मल है, एक प्लेन तुमको दूसरा प्लेन ले लें, दो जैसे कि तुमको दो हथेली है, जैसे ये तुमको दोनों है, ये तुमको एक प्लेन को बनाता है, एक ये इस प्लेन को बनाता है, तो इस पर एक नॉर्मल ये हो गया, ये नॉर्मल इस प्लेन पर हो गया तुमको, ये दोनों, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही इन दोनों प्लेन के बीच में भी यहाँ एंगल बनेगा। जो ये दोनों हाथ को, एक हाथ एक प्लेन हुआ, तुम्हारा दूसरा हाथ दूसरा प्लेन हुआ, तो इसके बीच का एक इस पर नॉर्मल डाले परपेंडिकुलर, और ये इस पर भी परपेंडिकुलर डाले, तो इन दोनों एंगल के बीच का जो एंगल होगा n1 n2 के बीच में, वही इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल होगा। तो इसका मतलब ये वेरी सिंपल हमको क्या बन गया कि दो वेक्टर के n1 और n2 के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो ऑटोमेटिक इस प्लेन के बीच का एंगल हमको निकल जाएगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया हमारा, मॉडुलस n1 मॉडुलस n2 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया हमारा, कॉस थीटा इक्वल टू नॉर्मल का इक्वेशन दिया हुआ है n1 डॉट
n2 बाय मॉडुलस n1 और मॉडुलस n2, ये तुमको दोनों के बीच का कोसाइन का वैल्यू आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल के बीच का एंगल आ गया तुमको, उसका cos थीटा आ गया। अगला क्या है तुम्हारा नॉर्मल बिटवीन, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है क्या, तू तो एंगल डॉट प्रोडक्ट करके निकाल लेगा। चलो नेक्स्ट क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन एंड ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, लास्ट थ्योरी है। चलो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, इसका रिजल्ट लिख दे रहे हैं। उसके बाद एग्जांपल कौन सी, अगला थ्योरी क्या है? हाँ वो तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो नॉर्मल से इक्वेशन निकाल लेते हैं उसका, फिर उससे एंगल निकाल देंगे। हमारा था अभी था तुम्हारा, अभी जो थ्योरी लिखने वाले थे कौन सा था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। चलो कार्टेशियन फॉर्म में लिख देते हैं इसको, x1 y1 z1 फ्रॉम प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 इज, इसका वैल्यू होता है तुमको ए की जगह x की जगह पे x1 लिख दीजिए, जैसा कि लाइन में हुआ करता था, ए बी वाई वन प्लस सी जेड वन, मैंने उसका कोऑर्डिनेट यहाँ डाल देना, प्लस डी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इससे डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें क्या करना है, प्लेन के इक्वेशन में जहां पर x रहेगा वहां पर उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 डाल दीजिए, और उसके बाद रूट अंडर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या करना है, डिवाइड कर देना। तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन के पर्टिकुलर का डिस्टेंस बन जाएगा। इस पर क्वेश्चन है दिया हुआ, क्या क्वेश्चन पढ़ो, कितना नंबर क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.24 ठीक है बोलो, 2 5 और -3, और प्लेन का इक्वेशन r.6i प्लस 2k इक्वल्स टू 4। तो देखो इसको r को हम लोग एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बदल लेते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट कितना है तुम्हारा, ये है 6i माइनस 3j प्लस 2k इक्वल्स टू 4 है। चलो इसको डॉट करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 6x, ये डॉट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, x के साथ होगा ना यहाँ पर, तो इसका कितना होगा 6 है ना, ये 6x और 3y प्लस 3y, 6x प्लस 3y प्लस 2z है ना, सब प्लस है ना तीनों, और इक्वल्स टू 4 है, तो इसको -4 कर दीजिए इधर जाकर। अब देखो इसमें जैसे पॉइंट है ना, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट किससे, 6x प्लस क्या है तुम्हारा 3y, यहाँ -3y होगा, वही तो 6x माइनस 3y प्लस 2z, ये ठीक है, और -4 इक्वल्स टू 0। तो डिस्टेंस फ्रॉम किससे निकालना, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस पॉइंट था, 2 5 -3 इज मॉडुलस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जहाँ पे x की जगह पर 2 रख देंगे, यहाँ पे है ना 6 इंटू कितना होगा तुम्हारा, ये 6 इंटू एक्स है, 6 इंटू क्या होगा तुम्हारा, ये 2 है, 2 है पहला 2 है, 6 इंटू 2 हो गया, और फिर -3y था, -3 इंटू वाई की जगह कितना है कोऑर्डिनेट 5 है ना, -5 प्लस 2z था, 2 इंटू कितना z कोऑर्डिनेट -3, और -4 है बाय रूट अंडर ये कितना था तुम्हारा 6 था का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना हो गया तुम्हारा, 13/7 आ जाएगा, हाँ ये 7 है ही, 13 ऊपर आ जाएगा सब सॉल्व करके, दैट्स इक्वल टू कितना होगा 13/7, ये होगा पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो पर्टिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, क्या किए पहले इसको जो हम लोग किस फॉर्म में ले आए, कार्टेशियन फॉर्म में ले आए, कार्टेशियन फॉर्म के बाद ये इस फॉर्मूला क्या कर दिया, इसको पुट करके इसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस निकल गया तुम्हारा। डिस्टेंस ऑफ, अब जैसे कि दो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल लेना है,
तो अगर प्लेन का इक्वेशन गिवन है और लाइन का इक्वेशन गिवन है तो उस दोनों के बीच का एंगल लेना है, तो उसके नॉर्मल से, प्लेन के नॉर्मल से एंगल निकाल लेंगे और उसमें जाहिर है कि cos 90 माइनस थीटा कर देंगे। प्लेन और नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल करके उससे उसका निकाला जा सकता है एंगल बिटवीन ए प्लेन एंड ए लाइन, ए प्लेन एंड ए लाइन। जैसे प्लेन का इक्वेशन हो गया आर डॉट या आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट n1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। और एक लाइन है जिसका इक्वेशन है जैसे कि r बराबर a1 प्लस लेमडा b1 वेक्टर है ये। तो इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए हमको। चलिए, तो इन दोनों का बीच का एंगल देखो, b1 जो है तुमको n1 कैप इस पर नॉर्मल होगा, तो अगर n1 कैप और b के बीच का एंगल निकाल दें, n1 कैप और b के बीच का, b1 इसको b ही कर लो, ये b वेक्टर है, r वेक्टर, ये डॉट क्या होगा तुम्हारा इज इक्वल टू लेमडा इंटू b वेक्टर, b तो अभी यूज नहीं हुआ, b के ये लाइन के अलॉन्ग है तुमको। तो n1 कैप और b के बीच का जो एंगल होगा अगर वो थीटा होगा, इफ n1 वेक्टर, n वेक्टर भी कैसे, इसको n1 लिख दिए हैं हम, उसको n वेक्टर भी कह सकते हो, ठीक है, n वेक्टर n1 वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन n1 वेक्टर एंड b वेक्टर इज थीटा, देन एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन इज 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो प्लेन के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो जहां तक कि n1 के बीच का एंगल अगर है तो उसका कॉस होगा, यहाँ पे कॉस थीटा निकल जाएगा, तो हमारा कॉस 90 माइनस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा जैसे कि n1 और इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट कर दें, n1 और b के बीच का, तो मॉडुलस n1 और मॉडुलस b इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा, और ये तुमको अगर इसको थीटा अगर ऐसा करने तो कर दो, इसी को थीटा करते हैं, इधर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा इसका। तो इधर क्या लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको, जब प्लेन के बीच का एंगल थीटा होगा तो साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पर, और इस प्रकार से क्या आ जाएगा तुम्हारा निकल जाएगा। क्योंकि दोनों वेक्टर ये के और ये नॉर्मल है और ये लाइन है, तुमको इसके बीच का एंगल अगर थीटा अगर इसके यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा बनेगा। तो यहाँ पर अगर फिर से इसको लिख दें, तो इसको फिर से नहीं तो चलो इसको लिख देते हैं, इसको फिर से ज्यूम करते हैं। देखो प्लेन का इक्वेशन क्या मान लेते हैं कि आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इज इक्वल टू n वेक्टर मान लो, चलो, और इसको मानते हैं आर वेक्टर और a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। तो जो एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन इज थीटा, देन एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड n वेक्टर इज 90 माइनस थीटा, इज 90 डिग्री माइनस थीटा। ये तुमको चूंकि प्लेन पर ये पर्टिकुलर है, ये b के अलॉन्ग है। जैसे कि इसको अगर ये डायग्राम में दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं इसको, ये नॉर्मल से ये एंगल बना और ये नॉर्मल है तुम्हारा, तो ये नॉर्मल इस पर है, तो ये एंगल अगर तुम्हारा इसके बीच में एक लाइन है तुम्हारा, ये नॉर्मल से ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल इस लाइन का क्या है, लाइन का एंगल इससे अगर कितना बना हुआ है, अगर थीटा बना तो इससे 90 माइनस थीटा बनेगा नॉर्मल से। तो नॉर्मल से 90 माइनस थीटा होगा, तो n वेक्टर इसको डॉट b वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, मॉडुलस n मॉडुलस b इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा हो गया, साइन थीटा का वैल्यू आ गया, मेरा आंसर हो गया n वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय मॉडुलस n वेक्टर और मॉडुलस b वेक्टर। n वेक्टर है नॉर्मल टू द प्लेन और b वेक्टर है लाइन वेक्टर अलोंग द लाइन। तो इसके बीच का एंगल के निकालेंगे, जहां कॉस है वहां पर साइन हो जाएगा। तो ये ऑफ कोर्स तुम्हारा जो था, ये जितना टॉपिक था तुम्हारा प्लेन का ये कवर हो गया। इसके बाद तुम जो है एनसीईआरटी का जो भी तुमको एक्सरसाइज है तुम्हारा, इसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज
3 तुम इसको सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज इसका सॉल्व करने का कोशिश करोगे, और एग्जाम्पल्स भी लगभग बता दिए। उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें पुट फॉरवर्ड कर सकते हो, सारे एग्जाम्पल जो कि फार्मूला पे ही दिए हुए हैं। एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन तुम बना सकते हो, मिसलेनियस के भी क्वेश्चन होंगे, और भी किसी बुक से तुम बना सकते हो, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इन सबों को भी तुम सॉल्व कर सकते हो। तो जिस भी क्वेश्चन से तुमको क्वेश्चन पूछना हो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी में भी, तो राष्ट्रफल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके पूछा जा सकता है, और उसमें तुम पर्सनल टाइम भी अपना ले सकते हो। तो इसी के साथ जो है इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। टाइम भी आ रहा है।